तो उसमें डियर स्टूडेंट्स सिर्फ 7th और 8th लेवल का मैथमेटिक्स अप्लाई होने वाला है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7वीं और 8वीं पास हो, 7th और 8th पास आउट हो, देन आप कैपेबल हो, लायक हो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने की, और ये डेरिवेशन आपको पूरे 5 मार्क्स देगा, 5 मार्क्स कवर करेगा। Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have covered almost all the important topics of ray optics. Okay, first lecture में हमने देख लिया था स्टैटिक लेक्चर में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, देन थिन लेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया था हमने उसके रिफ्रैक्शन के लिए। उसके बाद हमने देख लिया था टू थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, जब दो पतले लेंस आपस में संपर्क में हो। ओके, और हमने आल्सो इन फर्स्ट लेक्चर क्या डिस्कस किया था, F = R/2x, सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव कर लिया था हमने। एंड इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म, न्यूनतम विचलन कोण किसी प्रिज्म का। और उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 ही टॉपिक रह जाते हैं, 2 ही टॉपिक, ठीक है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप आपका रह जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इस तरह से आपके रे ऑप्टिक्स से अप्रॉक्स 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है ये सारे लेक्चर्स, तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए, देन हम पहुंच जाएंगे प्लेलिस्ट में। ओके, तो देख लेते हैं क्या है प्रिज्म। देखो, ये कोई प्रिज्म है ग्लास का, और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है ए। प्रिज्म कोण, हर प्रिज्म का प्रिज्म एंगल होता है, जिससे ये डिसाइड होता है प्रिज्म थिन है कि थिक है, पतला प्रिज्म है कि मोटा प्रिज्म है। तो ये हमने सपोज कर लिया कि इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल कितना है, ए है। देन आपको ये 2 लाइंस दिख रही हैं, डॉटेड लाइन पिंक कलर की, ये नॉर्मल लाइंस है। और हमें पता है जो नॉर्मल लाइन होती है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। क्या कहते हैं नॉर्मल लाइन को हिंदी में, अभिलंब। अभिलंब किसी समतल के साथ हमेशा 90 डिग्री के कोण पर झुका होता है। तो ये अगर नॉर्मल लाइन है तो ये इस प्लेन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे टेंड होगा। ये अगर ऐसा होता, सिंपल होता, तो ये 90 डिग्री के ऐसे, ये जो मार्कर है ये आपका हो गया, क्योंकि आपका नॉर्मल लाइन ऐसे में होगा। क्योंकि अब प्रिज्म ऐसे में दिख रहा है तो ये नॉर्मल लाइन ऐसे में हो गया, ठीक है। ऐसे प्रिज्म है तो ये ऐसे नॉर्मल लाइन है। तो नॉर्मल लाइन इधर साइड से भी कितने डिग्री के एंगल पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल लाइन, ये पिंक कलर की लाइन, और ये ब्लैक वाला जो प्रिज्म का सरफेस है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। सिंपल सा 10th लेवल का ऑप्टिक्स यार, बेसिक ऑप्टिक्स अप्लाई होगा इस डेरिवेशन में। और डेरिवेशन जब आगे बढ़ेंगे ना, जब हम डेरिवेशन के मैथमेटिक्स में चलेंगे, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स सिर्फ 7th और 8th लेवल का मैथमेटिक्स अप्लाई होने वाला है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7वीं और 8वीं पास हो, 7th और 8th पास आउट हो, देन आप कैपेबल हो, लायक हो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने की, और ये डेरिवेशन आपको पूरे 5 मार्क्स देगा, 5 मार्क्स कवर करेगा आपका। ओके, तो देखते हैं क्या है। बस पेशेंस रखा करो यार ऑप्टिक्स में। 7th 8th पास आउट हो तो इजीली कर लोगे सॉल्व। देख लेते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल लाइन, प्रिज्म एंगल हो गया ए। देन ये जो रे दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। ओके, और ये इंसिडेंट रे एक किस मीडियम है, रेयर मीडियम है। बाहर एयर है ना, सपोज इस साइड भी एयर है, प्रिज्म के उस साइड भी एयर है। प्रिज्म तो एक खुद डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, ग्लास है एक, ठीक है। तो ये जो रे है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस डेरिवेशन में अच्छे से देखा है कि कोई लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो वह नॉर्मल लाइन की तरफ टेंड हो जाती है, झुक जाती है, अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो वैसे यहां पर हुआ, सीधा ना जाने के बजाय, ऐसे सीधा ना जाने के बजाय ये थोड़ा सा बेंड हो गई और इस तरह से आगे बढ़ी। फिर लाइट रे आगे बढ़ रही है, फिर अब वो बाहर निकलेगी, एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम। और हमने आल्सो ये भी पढ़ा है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, देन वो नॉर्मल लाइन से दूर हट जाती है, अवे चली जाती है। तो ये नॉर्मल लाइन आप देख रहे हो पिंक कलर की, ये उसके क्लोज ना जाने के बजाय उससे दूर जा रही है। और ये हो गया आपकी जो लाइट बाहर आ रही है, इस लाइट को कहेंगे हम इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इसे हिंदी में कहते हैं निर्गत कोण, ठीक है। अगर एंगल क्रिएट करेंगे तो कोण, वैसे निर्गत किरण कह लो इसे। एंगल रख लेते हैं सपोज यहाँ पे, ये इंसिडेंट एंगल है, आपतित किरण है, तो हमें पता है इंसिडेंट एंगल को हम ऑप्टिक्स में आई से दिखाते हैं।
ये इमर्जेंट एंगल है, निर्गत कोण है, इसे ई से डिनोट कर रहे हैं, ई फॉर इमर्जेंट, ठीक है। निर्गत मतलब जो बाहर निकल रहा है, फाइनली जो बाहर निकला। और देन यहाँ पे दो छोटे छोटे रिफ्रैक्टेड एंगल मिले, एक मिला R1 और इस साइड मिला R2। पता है ना, प्लेन से अगर दूसरी तरफ, पता ना, अगर दूसरे मीडियम में लाइट चली गई तो हम उससे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो लाइट बीम थी, दूसरे मीडियम में गई, रिफ्रैक्टेड रे। देन एक और सरफेस था यहाँ पे, तो उसके लिए ये R1 R2 हो गया, ओके। उसके अलावा क्या देखना है हमें यहाँ पे, हाँ उसके अलावा एक और चीज देखना है। अब सपोज करो ये जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट है, और ये जो इमर्जेंट लाइट है, जो आपतित और निर्गत प्रकाश किरण है, उसको अगर आप पीछे की तरफ ड्रॉ करो तब आपको मिलेगा मिनिमम डेविएशन एंगल। और यही हमें फाइंड करना है, इससे के लिए हमें डेरिवेशन फाइंड करना है, मिनिमम डेविएशन एंगल। देख लेते हैं क्या है मिनिमम डेविएशन एंगल। क्या बोला मैंने इसको, आपका जो ये लाइट रे है ना, ये इंसिडेंट लाइट रे, इसको थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ कर लो आप, इसे आगे की तरफ। अगर यहाँ पर वो बैंड नहीं हुई होती नॉर्मल लाइन की तरफ, तो ये सीधा आगे निकलती, ऐसे निकलती सीधा आगे। वैसे ये जो है इमर्जेंट रे, इसको अगर आप पीछे की तरफ ड्रॉ करो, तो पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे जाएगा पीछे की तरफ। देखो ऐसे, तो ऐसे नीचे की तरफ गया, पीछे की तरफ ड्रॉ किया तो ऐसे जाएगा, ऐसे में, ओके। ये क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। इमेजिनरी लाइन को हमें पता है ऑप्टिक्स में हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इससे डॉटेड लाइन से शो कर लो। लेकिन पॉइंट ये है ना, यहाँ पे हमें मिनिमम डेविएशन एंगल मिलेगा, न्यूनतम विचलन कोण। ये डेविएशन एंगल को हम शो करेंगे, ये होगा डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल क्या होता है, डेविएशन एंगल सिंपल सा होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच क्रिएट होने वाला एंगल, एक आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण न्यूनतम विचलन कोण डेविएशन एंगल कहलाता है। न्यूनतम मिनिमम की केस तो बाद में डिस्कस करेंगे, नॉर्मली हम इससे क्या कहेंगे, डेविएशन एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन। और इससे शो करते हैं हम डेल्टा से। ये जो डेल्टा देखा है ना आपने, इससे एस करके से कर्व कर दो डेल्टा, इसे हम डेल्टा से शो करते हैं, ओके। और जैसे यहाँ पर ये डेल्टा हो गया, तो यहाँ पे भी इस डेल्टा के दो छोटे छोटे एंगल होंगे, इस डेल्टा के साथ दो छोटे छोटे डेल्टा होंगे। ये बड़ी वाली डेल्टा है, ये छोटे छोटे डेल्टा क्या हो गए, ऊपर की साइड ये हो गया डेल्टा 1 और इस साइड हो गया डेल्टा 2। देखो इसके अंदर ना मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, इस डेरिवेशन के मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं डायग्राम से, रे डायग्राम से इसके। और स्टेप बाय स्टेप देखो ना, तो रे डायग्राम में भी ऐसे घबराने वाला कोई चीज ही नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। प्रिज्म लिया, प्रिज्म का प्रिज्म एंगल सपोज कर लिया ए है, दो नॉर्मल लाइन ले लिया हमने, फिर इंसिडेंट रे गई, आपतित किरण गई, आई से डिनोट किया, 10th से पता है हमें ऐसे डिनोट करते हैं। देन वो रेयर से डेंस में गई, तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ झुक गई, बेंड हो गई, फिर वो डेंस से रेयर में गई, तो नॉर्मल लाइन से अवे चली गई, दूर चली गई। और जो लाइट रे बाहर निकल रही है उसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे, निर्गत प्रकाश किरण, ओके। फिर ये दो छोटे छोटे अपवर्तन कोण बन गए, R1 R2। फिर ये डेल्टा डेविएशन एंगल, विचलन कोण, और ये डेविएशन एंगल के साथ दो छोटे छोटे डेविएशन एंगल, एक आई के लिए डेल्टा 1 और ई के लिए डेल्टा 2। बस इतना सा है यार। देखो फिर कह रहा हूं, इसके मैथमेटिक्स में डेरिवेशन के सिर्फ 7th और 8th लेवल का मैथमेटिक्स अप्लाई होने वाला है। 7th 8th क्यों, 6th लेवल का बोल लो, क्यों बोल रहा हूं समझ में आएगा आपको। देखो ओके, तो इतना हो गया। अच्छा इस पॉइंट्स के कोई नाम दे देते हैं, नाम दे दो इनका। ये जो लाइट रे है ये हो गया P से ये गया Q में, ये Q में गया, P से Q गया, Q से फिर ये लाइट रे गया यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात हम इसको शो करेंगे R से, और R से ये लाइट रे फिर बाहर निकला, हम इसे शो करेंगे S से, ओके। फिर इस पॉइंट को, ये तो एंगल हमने दे रखा है A, इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं हम, A दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम भी। दो पॉइंट और रह गए यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसको हम शो कर देते हैं L से, और ये जो पॉइंट है इसको शो कर देते हैं हम P Q ले लिया हमने, इसको O ले लेते हैं, Q हमने पहले भी लिया हुआ है, इस पॉइंट को ले लिया हमने O, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स रख लिए। डेरिवेशन देखते हैं, क्यों कह रहा हूँ मैं इसको बार बार 7th 8th लेवल का डेरिवेशन, देखो आप समझ में आएगा। पहले जो जो एंगल्स हैं उन्हें नोट कर लो आप। देखो मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ, बट हिंदी मीडियम वाले हो ना अगर आप, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने से मतलब होता है,
ठीक है। बाकी इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना हमेशा, सिद्धांत तो वही होता है हमेशा, प्रिंसिपल्स वगैरह सब सेम चलते हैं, भाषा का अंतर है बस, ठीक है। और हर चीज़ जो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ उसे हिंदी में ज़रूर बोलता हूँ, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, लिखूंगा मैं भले इंग्लिश में, लेकिन हर चीज़ हिंदी में आपको बताते जाऊँगा ताकि आप नोट्स बनाओ तो आपको हेल्प मिल जाए, साथ में नोट्स वगैरह बनाओ तो और भी अच्छा है। तो पहले देख लो क्या है, कौन सा एंगल हमने सबसे पहले डिस्कस किया इस प्रिज्म में। प्रिज्म में सबसे पहले एंगल हमने डिस्कस किया प्रिज्म एंगल। ग्रीन मार्कर आई होप दिख रहा हो, बट कोई बात नहीं, हम इसको यूज करते हैं। ये हो गया आपका प्रिज्म एंगल। कितना है प्रिज्म एंगल हमारा यहाँ पे, कितना हमने एज्यूम किया प्रिज्म एंगल ए। और हमारे पास क्या है इसमें, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इसे लिख लेना आप हिंदी में आपतित किरण, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंसिडेंट रे। रे क्यों बोलेंगे, एंगल देखना है ना, तो इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कितना है हमारे यहाँ पे, आई है, ओके। और क्या है, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया इमर्जेंट एंगल, इसे हिंदी में कहेंगे निर्गत कोण। निर्गत कोण, निवेशी और निर्गत होता है ना, इनपुट आउटपुट, वही आउटपुट मतलब इमर्जेंट कह दिया हमने उसे, इमर्जेंट एंगल। कितना शो किया हमने इमर्जेंट एंगल को, ई से शो कर दिया हमने इमर्जेंट एंगल को। अगेन ये R1 R2 दो एंगल है, तो ये हो गया अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल किससे शो किया हमने इसे हमने शो किया R1 और R2 से। दो रिफ्रैक्टेड एंगल है यहाँ पे, R1 और R2 है, यहाँ पे लिख लिया पहला रिफ्रैक्टेड R1 एंड कॉमा R2, दो है यहाँ पे। अच्छा डेल्टा रह गया सबसे मेन चीज, डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, ये है डेल्टा डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। और ये हो गया डेल्टा, ओके। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विचलन कोण, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं विचलन कोण। तो ये हो गया हमारे एंगल्स पे, छोटे छोटे डेविएशन एंगल्स है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 से देख लेंगे आगे पे, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी डेविएशन एंगल है। अब देखो आ जाते हैं हम इसके डेरिवेशन पे। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल लेना है, एक चतुर्भुज लेना है। अब समझ में आएगा 7th 8th क्यों कह रहा हूँ आपसे, 7th 8th का लेवल। क्वाड्रिलेटरल लेना है, एक चतुर्भुज लेना है। और आपको याद है 7th 8th आई थिंक 6th में ही पढ़ा होगा, किसी चतुर्भुज के, किसी क्वाड्रिलेटरल के या किसी रेक्टेंगल ले लो कि चारों कॉर्नर्स के जो समेशन करते थे हम, जो एंगल होता था, टोटल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता था, 360 डिग्री। इतना तो पता होगा ना, वही बेसिक्स से 7th 8th का मैथमेटिक्स, उसी से 12th में हमारा काम चल रहा है, ओके। तो सबसे पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लेना है। इन क्वाड्रिलेटरल हिंदी में आप लिखोगे चतुर्भुज, ठीक है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, यहां ये वाला लो, AQLR, AQLR, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, यहाँ पे चतुर्भुज बना रहा है AQLR। तो आपने एक क्वाड्रिलेटरल शो कर लिया। और हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल का जो एडिशन होता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो AQLR में सबसे पहला एंगल क्या है आपका, एंगल ए है, प्रिज्म एंगल जिसे हम कह रहे हैं, ये हो गया एंगल ए, प्रिज्म एंगल। तो पॉइंट ए में तो एक एंगल हो गया ए, प्लस ए से फिर आ गया इस एंगल में क्यू, तो एंगल AQL। अगला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, प्लस एंगल AQL। फिर आगे आ जाओ, अगला एंगल देखो AQL, पहले A था फिर AQL है, अब अगला पॉइंट L है, तो अगला एंगल हो गया QLR। तो QLR वाला एंगल QLR, और प्लस चौथा एंगल रह गया, A ले लिया, AQL ले लिया, QLR ले लिया, अब चौथा एंगल ले लिया, इसको कह लो आप LRA कह लो या ARL कह लो, एंगल LRA, एंगल LRA इक्वल एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमें पता है 7th 8th में, 5th में आई थिंक आपको सबसे पहले पता चल गया होगा। अब यहाँ पे इस एंगल पे ध्यान दो, सबसे मोस्टली इस पे ध्यान दो, एंगल AQL पे और एंगल LRA पे। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल AQL है ये कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है, कितना डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री का। देख रहे हो आप, ये नॉर्मल लाइन है और AQ क्या है आपका, प्लेन है, और ये QL क्या है, नॉर्मल लाइन है। तो QL नॉर्मल है, AQ प्लेन है, और किसी समतल और अभिलंब के बीच, प्लेन और नॉर्मल लाइन के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो गया A प्लस AQL इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, प्लस QLR को तो ऐसे छोड़ दो आप,
क्यू एल आर को ऐसे छोड़ दो, प्लस अगेन यही चीज एल आर ए में, एल आर ए, ये जो एल आर है ये नॉर्मल लाइन है और ए आर है ये प्लेन है, तो अभिलंब और समतल के बीच अगेन कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होगा 90, तो एल आर ए कितना हो गया 90 डिग्री, अगेन ये बन गया 360 डिग्री। 90 कितना हो गया 80 हो गया, तो इस 80 डिग्री को उस साइड लेके अगर चले तो कितना हो जाएगा, ये हो गया ए प्लस एंगल क्यू एल आर इक्वल ये हो गया 360 डिग्री माइनस इधर 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर उधर लेके गए तो सिंपल सा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस क्यू एल आर इक्वल 360 माइनस 180 इक्वल 180 डिग्री। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पे कुछ हैवी लगा, कुछ यहाँ पे लोड कुछ नहीं है, 7th 8th लेवल का आपको पता था क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360 होता है, वही सिंपल सा अप्लाई हो गया। इससे आप ले लो इक्वेशन फर्स्ट, इससे आप ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आपको मजा आएगा ऐसे करने में। अगला स्टेप क्या आपको इसी स्टेप से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे ए प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल किसी भी प्रिज्म पे लिखा हुआ रहता है, किस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल यह है, या फिर डेरिवेशन न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में दिया होगा कि इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल सपोज 55 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो प्रिज्म एंगल गिवन होता है। बाकी इसमें रह क्या गया क्यू एल आर, क्यू एल आर का हमें नहीं पता है, इसलिए हम अगला जो स्टेप बढ़ेंगे उसमें हम क्यू एल आर फाइंड करेंगे। क्यू एल आर, तो क्यू एल आर के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा क्यू एल आर, ये क्यू एल आर वाला ट्राइंगल लो आप, सिंपल सी बात है, क्योंकि क्यू एल आर हमें फाइंड करना है। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू एल आर, ठीक है, देख लेते हैं ट्राइंगल क्यू एल आर। तो ट्राइंगल क्यू एल आर अगेन यही कहूंगा, ट्राइंगल में पता है ना कितना होता है, सारे एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री, तीनों जो एंगल को ऐड करोगे तो 180 डिग्री का एंगल होगा। तो क्यू एल आर को ध्यान से देखो, क्यू एल आर ये दिख रहा है क्यू एल आर, तो सबसे पहले देखो क्यू, क्यू पे कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, ये देख लो, ये था एल, ये क्यू है, क्यू देख सकते हो कितने डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, R1 है, ये R है, ये R2 क्रिएट कर रहा है और L तो ऐसी है। तो पहले Q पे कितना एंगल है R1 है, तो Q वाले एंगल को हम यहाँ पे लिख देते हैं R1 प्लस R पे कितना एंगल है R2 है और प्लस ये L हो गया, तो L पे कोई एंगल नहीं है तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं QLR, एंगल QLR इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा, एंगल को कैसे नाम देते हैं आपने पढ़ा होगा आई थिंक 7th 8th में, कि कोई भी एंगल में ना जो हम लिखते हैं QLR, तो जिस एंगल को फाइंड करना होता है उस वर्ड को बीच में लिखो। एल का एंगल लिखना था इसलिए हमने लिख दिया क्यू एल आर, एल को बीच में आना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं आल्सो आर एल क्यू, बस एल बीच में आना चाहिए तो एंगल शो करता है। तो देखो R1 प्लस R2 एक प्लस क्यू एल आर, बस इसे इक्वेशन 2 डाल दो। ये तो पता होगा ना आपको 7th 8th में, इसीलिए कह रहा था बार बार 7th 8th के लेवल का। और इक्वेशन फर्स्ट और 2 में कंपेयर करो दोनों को, देखो इक्वेशन फर्स्ट का आंसर भी 180 डिग्री आ रहा है, इक्वेशन 2 का आंसर भी 180 डिग्री आ रहा है, दोनों का आप अगर सम कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आप ध्यान दोगे दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होगा। और ये कैसे हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा, इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस क्यू एल आर इक्वल 180 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड क्या है 180 डिग्री इक्वल क्या है इक्वेशन सेकेंड में R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एल आर। जब ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये वाला टर्म भी तो आपस में इक्वल होगा इसके, R1 प्लस R2 ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए दोनों को इक्वल करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं 180 डिग्री हटा देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 QLR। और आप इजीली देख सकते हो QLR हमें फाइंड करना था, लेकिन QLR की हमें वैल्यू ही नहीं पता है, तो जिस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता उसे हटा दो 20 से। तो देखो QLR लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, तो QLR से QLR क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये QLR से ये QLR कैंसिल हो गया तो बच क्या गया यहाँ पे, ओनली यहाँ पे रह गया ए प्लस, सॉरी प्लस क्यों, QLR तो गया ना, ए इक्वल R1 प्लस R2, और यहाँ पर हमें मिल गया यहाँ पे प्रिज्म एंगल, एक छोटा सा प्रिज्म एंगल के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया ए इक्वल R1 प्लस R2। ये नॉर्मल से आप कोई न्यूमेरिकल करोगे ना सॉल्व, उसमें हेल्प करेगा। ओके, तो इसमें कोई डिफिकल्टी आई अभी तक, कोई डिफिकल्टी आई, धीरे धीरे हम अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया हमारा इस तरह से, देख लेते हैं बॉस फ्रेम में आ भी रहा है कि नहीं, कैमरे, हाँ ओके ओके ऑल सेट, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एक काम तो हो गया, हमने QLR ट्राइंगल लिया, हमें ए मिल गया। अब देखो इसमें दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आप नीचे की तरफ देख रहे थे QLR जो हम ले चुके हैं, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे दो ट्राइंगल थे, यहाँ पे एक नीचे की तरफ से तो ये ट्राइंगल था, हमने इसको ले लिया था QLR, और एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ से ब्लू वाला जो दिख रहा है डॉटेड लाइन में ऐसे,
ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का नाम देखो क्या है, क्यू आर, और ये हो गया, ये पॉइंट क्या है, ओ, क्यू आर ओ। तो हम एक दूसरा ट्राइंगल भी लेते हैं क्यू आर ओ, और हमें पता है क्यू आर ओ ट्राइंगल में एक एंगल इधर डेल्टा 1 है, इधर एंगल कितना है, डेल्टा 2, और ओ का कोई एंगल नहीं है, ओ का एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आल्सो डिस्कस किया, यहाँ पे आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, किसी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जो योग होता है, ऐड होता है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग किसी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहां पे देखो एक्सटर्नल एंगल क्या है, डेल्टा है, और ट्राइंगल के अंदर के जो दो इंटरनल एंगल्स क्या है, डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो एक्सटर्नल एंगल डेल्टा, इंटरनल एंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। तो वही चीज यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहां पे एक दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल तो हमने ले लिया, ट्राइंगल क्यू एल आर। एक दूसरा ट्राइंगल हम शो कर लेते हैं जो ऊपर की तरफ से क्या है, ट्राइंगल क्यू ओ आर। इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, और ट्राइंगल क्यू आर में सिंपल सा फिनोमेना अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे आपको पता है एक्सटर्नल एंगल जो है हमारा वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। ओके, देख लेते हैं एक्सटर्नल एंगल क्या हमारा, डेल्टा है, और इंटरनल एंगल्स क्या है हमारे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सिंपल सा। अच्छा, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 पे अगर ध्यान दो तो आप यहाँ पे देखोगे इस टर्म पे ध्यान दो। सपोज ये कोई सरफेस है, ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, और ये हो गई एक ऐसे सिंपल से ग्रीन वाली लाइन, लाइट रे। इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पे देखो इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने क्यू। इस पॉइंट पे देखो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इंसिडेंट एंगल आई है। फिर इस साइड देखो R1 है, इस साइड नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ है R1, और ऊपर की तरफ हमारा है डेल्टा 1। तो आप देख सकते हो इजिली ये जो आई है, एंगल आई है, ये डेल्टा 1 और R1 के सम के इक्वल है। मतलब ये जो आई का एंगल है, अगर ये डेल्टा 1 R1 के एंगल को अगर आप ऐड कर दो देन ये आई के एंगल के इक्वल हो जाएगा, और देन यही फिनोमेना हमें यहाँ पे यूज करना है। ये सिंपल सा लॉजिक हमें अप्लाई करना है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, सिंपल सा ले लेते हैं हम, क्या ले लेंगे यहाँ पे, सिंस क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आई है, जो एंगल आई है वो किसके सम के इक्वल है, डेल्टा 1 प्लस R1। यहाँ पे आप देख सकते हो इजिली जो एंगल आई क्रिएट हो रहा है डेल्टा 1 R1 के इक्वल है। इसलिए हमें क्योंकि यहाँ डेल्टा 1 की वैल्यू चाहिए, सो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल हो जाएगा I माइनस R1 हो जाएगा इजिली, I माइनस R1। वैसे हमें डेल्टा 2 भी फाइंड करना है। इस साइड देखो, इस साइड भी वही हो रहा है, जो इमर्जेंट एंगल E है वो डेल्टा 2 और R2 के इक्वल है। तो हेंस यहाँ पे अगेन यही अप्लाई होगा, क्या होगा, इमर्जेंट एंगल E डेल्टा 2 प्लस R2, और क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा 2 की वैल्यू चाहिए इसलिए डेल्टा 2 इक्वल कितना हो गया, E माइनस R2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ सिंपल सा फिनोमेना अप्लाई हो गया हमारे यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं। देखो बॉस, अभी तक यहाँ पे ना 12th लेवल का एक शब्द भी डिस्कस नहीं हुआ, 12th लेवल का कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ अभी, और 12th लेवल के डेरिवेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, 5 मार्क्स के डेरिवेशन हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7th 8th का नॉर्मल सा मैथमेटिक्स को अप्लाई करके। ओके, तो अप्लाई करो ये वैल्यूज डेल्टा 1 डेल्टा 2 की। तो डेल्टा 1 कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी ये डेल्टा है ना, क्योंकि डेल्टा इक्वल डेल्टा 1 कितना हो गया, देखो ये है I माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 कितना हो गया, डेल्टा 2 की जगह E माइनस R2। ओके, यहाँ पे R1 R2 है, अगर इनको साथ में लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल I प्लस E, ये माइनस R1 है, ये माइनस R2 है। अगर मैं इस माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ तो ये अंदर हो जाएगा R1 प्लस R2, बस माइनस कॉमन लिया है। और R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे देखो आप R1 और R2 की वैल्यू क्या है, एक के इक्वल है। तो इस R1 और R2 की वैल्यू को, इस R1 और R2 की वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे, इस R1 की वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करो जरा, कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल I प्लस E माइनस R1 R2 की जगह कितना हो जाएगा, A, और ये हमारा निकल गया डेविएशन एंगल, और ये हमारे यहाँ पे निकल गया डेविएशन एंगल, विचलन कोण। अगर आपको एग्जाम में सिंपल पूछा है ना कि किसी प्रिज्म का डेविएशन एंगल निकालो, आप फाइंड करो, विचलन कोण फाइंड करो, तो आप सिंपल सा यहाँ तक करो, काम खत्म, फिनिश हो जाएगा आपका काम। लेकिन अगर पूछा है मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम वाला अगर वर्ड ऐड किया है, वैसे नॉर्मल मिनिमम ही पूछता है हमेशा, इतना तक इतना सिंपल भी नहीं देगा, इतना देके आपको 5 मार्क्स दे देगा, इतने भी अच्छे नहीं होते एग्जामिनर, इतने सीधे साधे भी नहीं होते हैं। तो ये ट्विस्ट देते हैं थोड़ा, और कहते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करो। और मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं करना है, छोटा सा काम करना है, समझो क्या करना है। मिनिमम डेविएशन एंगल के केस में न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे इस हिंदी में। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मिनिमम ग्रीन मार्कर है, आई होप आपको दिख रहा होगा,
नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ, लिखा है फ्रॉम फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटा सा काम है, बच्चों वाला काम करना है यहाँ पे मैं। देखो मिनिमम डेविएशन एंगल क्या है, डेल्टा, और डेल्टा मिनिमम तब होगा ना। अच्छा ये डेल्टा क्या है, डेविएशन एंगल क्या मैंने पहले ही बताया, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, वही एंगल जो क्रिएट होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच, वही मिनिमम डेविएशन एंगल है। और वो मिनिमम कब बनेगा, जब आई और ई जितना आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई ई के जितना ज़्यादा इक्वल होगा उतना ज़्यादा जो एंगल होगा वो मिनिमम होते चला जाएगा। मतलब ये जो आई है ऐसे में और ये जो ई निकल रहा है, ये अगर दोनों के जो एंगल होंगे वो जितना ज़्यादा इक्वल होते जाएगा उतना ज़्यादा ये मिनिमम डेविएशन एंगल का केस आएगा। क्या है कहने का मतलब, देखो कहने का सिंपल सा मतलब है, इस एंगल में, इस केस में क्या हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा ई के, आई इक्वल ई के, हम ऐसा मानेंगे। लेट एज्यूम आई इक्वल ई, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करना तो इतना एज्यूम करना पड़ेगा, आई इक्वल ई रखना पड़ेगा हमें। और हमें क्या रखना पड़ेगा इस केस में, अगर आई ई के इक्वल हो जाता है तो R1 R2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और जब R1 R2 के इक्वल हो गया तो हम इसको एक साथ कह सकते हैं, R1 R2 को हम R भी कह सकते हैं, आगे देखेंगे हम इसको। आल्सो क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन एंगल। अच्छा डेविएशन एंगल डेल्टा है, तो अब क्योंकि मिनिमम हो चुका है इसलिए डेल्टा के बेस में हम लिख देंगे मिनिमम। आप हिंदी में न्यूनतम भी कह सकते हो या हिंदी में भी मिनिमम लिख लो, क्या जाता है, डेल्टा, डेल्टा मिनिमम हो गया। और क्या होगा यहाँ पे अप्लाई, ओके तो ये होगा व्हेन, जब ऐसा हो तब डेविएशन एंगल का केस होगा। ओके तो वैल्यू पुट करो, किस में पुट करें वैल्यू। अच्छा यहाँ पे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं यार। अच्छा ये जो है ना, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, 1 2 3, और ये हो गया इक्वेशन 4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 या इन इक्वेशन फॉर्म, इन इक्वेशन 4 या फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, देखो कितना है, डेल्टा इक्वल, ये है डेल्टा इक्वल, तो डेल्टा की जगह आपको क्या शो करना है, डेल्टा मिनिमम शो करना है, इक्वल आई प्लस ई माइनस ए। और हमने क्या माना है, आई और ई दोनों इक्वल हैं, तो आई प्लस ई माइनस ए है ना, तो ये हो गया आई और प्लस ई, क्योंकि ई आई के इक्वल है इसलिए ई की जगह हम क्या लिख लेंगे, आई और माइनस ए। और ये कितना हो जाएगा, आई प्लस आई कितना हो गया, 2i हो गया, तो ये हो गया 2i माइनस ए, डेल्टा मिनिमम इक्वल 2i माइनस ए। और यहाँ पे हम निकालेंगे आई की वैल्यू। अगर डेल्टा मिनिमम इक्वल 2i माइनस ए है तो पहले आप ए को इस साइड भेजो, तो ये हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल 2i। तो आई इक्वल कितना हो गया, आई इक्वल हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। इज इट क्लियर, सिंपल है ना। ओके देख लेते हैं इसे, तो ये हो गया हमारा आई। अच्छा ये आई निकाल क्यों रहता है, आपको ये भी बता देते हैं, सस्पेंस क्यों रखना है इतना, जितना कम सस्पेंस उतना ईजी हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को लेके। जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हमें पता है वहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, अपवर्तन का, ठीक है। रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है, परावर्तन अलग चीज़ है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में हमने मैथमेटिकल, अगर आपको रूल्स याद होंगे क्लास 10th में, तो एक ही मैथमेटिकल रूल था, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या था, रिफ्रैक्शन इंडेक्स इक्वल कितना होता था, एन इक्वल कितना होता था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता था एन इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। तो वही यहाँ पे आई और आर है ना, हमें यही चीज फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। यहाँ पे क्यों फाइंड करना है आपको पता चल जाएगा समय के साथ। एन फाइंड करना है और एन फाइंड करने के लिए हमें आई और आर का पता होना जरूरी है, जिसका हमने काम स्टार्ट कर दिया, हमने आई फाइंड भी कर लिया है, अब हमें आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड कैसे करेंगे, आर फाइंड करने के लिए सिंपल सा आप चलो कौन से, इक्वेशन थर्ड में, इसमें तो आर हैं दोनों, इक्वेशन थर्ड से अगर हम चलें तो हमारा आर फाइंड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 नहीं 4 नहीं है 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये 4 था अब ये 3 है, देखना पड़ता है यार, कैमरा ऑन भी है कि ओके। फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो इक्वेशन 3 में क्या, ए इक्वल R1 प्लस R2, ये हो जाएगा ए इक्वल R1 प्लस R2 है ना, और हमने देखा R1 और R2 दोनों क्या इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा R1 और R2 दोनों के इक्वल हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 की जगह भी R1, जैसे आई के बराबर हमने ई की जगह हमने आई रख दिया था, वैसे R2 की जगह भी मैंने R1 रख दिया। और R1 प्लस R1 तो ऑब्वियसली बात है, पता ही है 2R1। और यहाँ पे हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले आई की अब R की फाइंड करनी है, तो R1 इक्वल कितना हो गया, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A अपॉन 2।
और इस R1 को R1 क्यों शो करना है, जब दोनों R1 R2 सेम ही है तो हम R1 को ना लिख के सिंपल लिखते हैं R। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि R इक्वल कितना हो गया हमारा, A/2 हो गया। क्या लिख सकते हैं मालसो, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए यहीं लिख देता हूँ बगल में ही। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, R इक्वल A/2, सिंपल सा वैल्यू, R इक्वल A/2। ये मिनिमम डेविएशन एंगल के केस में, ओके। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको, सस्पेंस नहीं रखा था कि हम आई और आर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ में, स्नेल के नियम से अप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा है एन इक्वल कितना होता है, मान लो कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कितना है, एन है, एन। तो एन इक्वल कितना होता है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, आई की वैल्यू हमें मिला है, आर का भी पता है, तो अब करना है क्या, वैल्यू पुट करो सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इक्वल साइन आई, आई ऊपर है, ये हो जाएगा साइन आई की जगह हो गया हमारा, आई की जगह हो गया हमारा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। और साइन आर, आर की जगह क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, साइन आर की जगह हो गया A/2। देखो आर की वैल्यू कितनी है, सिंपल सा A/2, यहाँ पे हो गया A/2। और ये किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये इक्वल होते हैं एन के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के, ओके। अगर आपको सपोज एग्जाम में ऐसा पूछा, देखो यहाँ से ना वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं प्रिज्म वाले टॉपिक से। पहले तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल डेविएशन एंगल पूछा तो आपको सिंपल इतना तक करके छोड़ देना है। डेविएशन एंगल, सिंपल डेविएशन एंगल ना पूछ के मिनिमम डेविएशन एंगल पूछा, देन आपको इस स्टेप में आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी में अगर आपसे ऐसा पूछ लिया कि आप उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, अपवर्तनांक, देन आपका यहाँ पर आंसर आएगा। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कम ही क्वेश्चन पूछे गए आज तक, बहुत कम, माइनॉरिटी में क्वेश्चन पूछे गए आज तक, लेकिन फिर भी पूछा गया हो अगर आपसे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू है, और हम इससे भी बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेगुलरली तो नहीं आते हैं लेकिन पूछे गए हैं। इतना हो गया ना तो हमारा 95% काम हो गया, 95 98% काम हो चुका है, 2% काम रह गया है। थिन प्रिज्म के लिए अगर पूछा गया क्वेश्चन, थिन प्रिज्म के लिए आप मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करो, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण। और एक्चुअल में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन यही है, थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करने के लिए पूछता है, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण। तो अब सिंपल सा काम है ना यहाँ पे कि आप अगर प्रिज्म थिन है, अगर थिन प्रिज्म है तो हमने लेंस के केस में भी देखा है, अगर कोई लेंस अगर थिन होता है, पतला होता है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, सिंपल। टेन थीटा को भी हम आंसर थीटा से शो कर सकते हैं, कॉस थीटा को भी हम आंसर थीटा से शो कर सकते हैं। जब कोई एंगल स्मॉल हो, अगर प्रिज्म छोटा है तो एंगल भी तो स्मॉल होगा। तो फॉर थिन प्रिज्म फाइनली अब अपने लास्ट लाइन पे हम आ चुके हैं और हमारा यहाँ पे पेज भर चुका है। देख लेते हैं, एक काम करो ना, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देन हमें यहाँ पे कोई टर्म्स कैंसिल करने हैं, मिटा दूंगा मैं यहाँ पे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया, ठीक है। मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है ना, लास्ट स्टेप रह गया, प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, डेविएशन एंगल। आई होप आपको अभी तक ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। इससे हटा देता हूँ मैं, अब देखते हैं इसको हटा के लास्ट स्टेप पे आते हैं। देखो अगर पूछा गया फॉर थिन प्रिज्म के केस में, पतले प्रिज्म के केस में, देन आपका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के केस में, फॉर थिन प्रिज्म क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। जब भी थिन का केस आए, पतला का केस आए, तो हम क्या करते थे, ऑप्टिक्स में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखा होगा तो याद होगा, हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे आप ये जो इक्वेशन बना है इसको ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया एन इक्वल साइन नहीं लिखेंगे हम बस यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है बट हम लिखते नहीं उसे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। तो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ऊपर साइन गया नीचे साइन गया तो कितना बच गया, ये रह गया सिंपल सा A/2। 98% का था ना, 99% काम हो चुका है हमारा, बस 1% काम रह गया है। 1% काम देखो कैसे होगा हमारे यहाँ पे, अब देख सकते हो आप ऊपर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है अपॉन में, तो 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो हमारा कितना रह गया, सिंपल 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाए तो कितना रह गया सिंपल। तो यहाँ पे देखो अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा रह जाएगा, यहाँ पे हमारा सिंपल सा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन, और ये अपॉन में रह गया A। अब ये A अपॉन में है दोनों के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आंसर इसको, डेल्टा मिनिमम अपॉन A प्लस A अपॉन A।
ए अपॉन ए लिख सकते हो, और ए अपॉन ए अगर लिखोगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो एन इक्वल कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम ए, डेल्टा मिनिमम अपॉन ए प्लस 1, और हमें मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करना है, डेल्टा मिनिमम फाइंड करना है। तो डेल्टा मिनिमम के लिए पहले इस ए को दूसरी तरफ भेजो आप, प्लस सॉरी 1 को दूसरी तरफ भेजो, तो प्लस में 1 है, इधर आ गया तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया n-1 इक्वल डेल्टा मिनिमम अपॉन ए। और क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा मिनिमम चाहिए, ए है अब उसके साथ, तो ए डिवाइड में है, दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या आंसर आ गया, ये आ गया डेल्टा मिनिमम इक्वल ए डिवाइड में इधर आ गया तो इनटू में आ गया, और इधर आ गया n-1, और बॉस हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। चाहे किसी भी तरह से पूछे ना, कितने ही क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन वही चीज, 12th लेवल का कुछ भी अप्लाई हुआ यहाँ पे, कुछ अप्लाई नहीं हुआ, 12th लेवल का डेरिवेशन कर रहे हैं। डायग्राम में थोड़ा बहुत 10th लेवल का अप्लाई हो रहा है, और पूरा ये मैथमेटिकल टर्म 7th और 8th लेवल का हुआ। क्वाड्रिलेटरल का आपको एंगल तो पता ही होगा, 360 डिग्री होता है, ट्राइंगल का एंगल पता है हमें 180 डिग्री होता है। हमें ये पता है किसी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल 2 इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के इक्वल होता है। ये 3 फिनोमेना अप्लाई हुआ, आंसर आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और इधर ये हो गया हमारा मेन आंसर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले रहे हो तो ये हो गया इसका फर्स्ट पेज, ये हो गया इसका सेकंड स्टेप बोलो या पेज बोलो, ये हो गया थर्ड पेज, और ये फाइनली हमने यहाँ पे 4th स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देखेंगे, और देखेंगे यार क्यों उसे इतना टफ बनाया गया है। ठीक है, उसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, इजीएस्ट और फाइनेस्ट वे में हम देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।